जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है और आप लोग इसमें काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं। तो आज की जो हमारा क्लास है, चौथा क्लास है। आज का कितना क्लास है? तो चौथा क्लास है। आज की चौथा क्लास है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और इसका अपलोड होने का जो समय है शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखेंगे, उनके पास चला जाएगा और वो आसानी से इस चीज को देख करके इसका मजा ले सकते हैं। तो चलते हैं आज की प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ फुल डिस्कशन होने वाला है, फुल क्वेश्चन का ऑपरेशन भी होने वाला है। तो चलते हैं आज की प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न से पहले जो है एक मोटिवेशनल शायरी आ गया है, उसको मैं आप देख सकते हैं। करा कि एक बार मेहनत कर लो दोस्तों, एक बार मेहनत कर लो दोस्तों, दर्द बेशक मिलेगा मगर धोखा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल है ना, इस प्यार, ये जो पढ़ाई वाला प्यार है उसमें धोखा मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। ये कोई लड़की वाला प्यार नहीं है कि छोड़ के भाग जाएगी। ये एक मेहनत है और इस मेहनत से जब आप प्यार कीजिएगा तो इसमें आपको धोखा नहीं बल्कि इसके द्वारा आपकी मंजिल की प्राप्ति होगी। तो चलते हैं आज की इसी लाइन से शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न की। पहला प्रश्न की अगर देखें तो 61 नंबर है। इसके पहले 60 नंबर तक हो चुका है पीछे वाले वीडियो में। इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 12 मई, 21 मई, 31 मई। तो जरा बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपका 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को आपको विश्व विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जैव विविधता की अगर बात करें तो इसे वर्ष 2010 ईस्वी में जैव विविधता को यूएन द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो यहां से ये प्रश्न निकल करके आया कि विश्व जैविक विविधता दिवस जो है, ये जैव विविधता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब से? तो 2010 से। कब से? तो 2010 ईस्वी से इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करें पृथ्वी दिवस की, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 21 मई को, तो आतंकवाद निरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को है ना। 21 मई को आपको विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस या निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक पूछता है क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें तो ये जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। एपीआर लिखते हैं। तो कितना सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार है। तो मेरे साथ एक बार रटने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा कि विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मई को। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। अगर बात करें कि जैव विविधता को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा जो है यह घोषित किया गया था जैव विविधता के रूप में? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अर्थात यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? तो 2010 ईस्वी में। और पृथ्वी दिवस पूछता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं?
तो आपको 22 अप्रैल, और आतंकवाद विरोधी दिवस या निरोधी दिवस 21 मई को, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर पूछे तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये था 1 नंबर क्वेश्चन का झलक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स की बातें की जा रही है ना, एयरफोर्स की। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है ना, फ्लाइट इंजीनियर कौन है, मतलब इंजीनियर के रूप में पूछा है कि सबसे पहले जो फ्लाइट इंजीनियर है वह कौन है, और महिला में है, वो महिला में है। तो कौन? अवनी चतुर्वेदी है, या फिर हिना जायसवाल है, या गुंजन सक्सेना है, या दीपिका मिश्रा है? कौन सा है बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मात्र और मात्र एक जो है इंजीनियर जो महिला है ना, फ्लाइट का इंजीनियर महिला हिना जायसवाल है। कौन है? हिना जायसवाल है। तो हिना जायसवाल जो है पहली महिला ऐसी है एयरफोर्स की जो फ्लाइट इंजीनियर है, उसका नाम है हिना जायसवाल। क्या नाम है? हिना जायसवाल। भारत की अगर प्रथम बात किया जाए, भारत की प्रथम महिला फाइटर फ्लाइट कमांडर, भारत की प्रथम फ्लाइट कमांडर प्रथम, भारत की प्रथम फ्लाइट कमांडर की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? भारत के प्रथम फ्लाइट कमांडर की अगर बात करें तो एस धामी है। कौन है? एस धामी। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन ये पूछा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, हिना जायसवाल, उसी तरह से पूछ सकता है कि भारत के प्रथम फ्लाइट कमांडर कौन है, तो एस धामी है। तो एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, और सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिए है ना वेटर रहता है। तो ये भारत के प्रथम फ्लाइट कमांडर कौन है? एस धामी है, एस धामी। अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल 3 है ना, कुल तीन महिला भारत में कुल 3 महिला जो है फाइटर महिला है, 3 फाइटर महिला भारत में कुल 3 फाइटर महिला है, तो कौन कौन हो जाएंगे इसके बारे में देखते हैं कि आखिर वो तीनों कौन कौन है फाइटर महिला। सबसे पहले की अगर बात करें तो भावना कंठ है। कौन है? भावना कंठ है। इस भावना कंठ ये हमारा बिहार से ही संबंधित है। दूसरा आपको मोहन सिंह है, दूसरा मोहना सिंह है ना, मोहना सिंह है। और तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा में क्या हो जाएगा? तीसरा में हो जाएगा आपको अवनी चतुर्वेदी। तो ऐसे 3 महिला है जो कुल 3 महिला है फाइटर महिला है, ऐसे 3 कुल फाइटर महिला है। मतलब कि जब युद्ध वगैरह होगा तो जो है तीनों फाइटर महिला आकाश में उड़ करके जो है फाइटिंग करेगी, आकाश से फाइटिंग करेगी, गोले दागेगी, ये सब जो है काम करेगी। तो 3 फाइटर महिला अभी वर्तमान में एयरफोर्स में है। कौन कौन है? तो भावना कंठ है, मोहना सिंह है, और अवनी चतुर्वेदी है। इसमें अगर बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भावना कंठ जो है आपकी दरभंगा जिला का है। भावना कंठ कहाँ का है? तो दरभंगा जिला का। ये कहाँ का है? तो दरभंगा का है, दरभंगा जिला का है ना, जिला। और ये दोनों जो है अदर स्टेट का है। तो भावना कंठ का बेसिकली अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको याद रखना है कि दरभंगा जिला का है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो प्रथम बिहार से जो महिला है ना, फाइटर महिला है, उसका नाम क्या है? तो भावना कंठ है। कहाँ का है? तो दरभंगा जिला का है, दरभंगा जिला का है। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का जो है एनालिसिस। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया?
मूल कर्तव्य की बातें आ गई है ना। मूल कर्तव्य अर्थात ये है कि हमारे संविधान के द्वारा यह तय किया गया है कि व्यक्ति को है ना कौन कौन से कर्तव्य करना चाहिए देश के प्रति, देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य करना चाहिए। तो उसी कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति, नरसिम्हन समिति, या महालनोबिस समिति, या बलवंत राय मेहता समिति। तो बताइए ये मूल कर्तव्य को किस समिति के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और शुरुआत में हमारा जो मूल कर्तव्य था कुल 10 था और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो चलते हैं अब इसको लिखते हैं हम लोग। मूल कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया। अगर बात करें ये मूल कर्तव्य की, तो यह जो है रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से? रूस से लिया गया है। अगर बात करें मूल कर्तव्य के, तो पहले मूल कर्तव्य हमारा जो है टोटल कितना था? 10 था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 11 है। वर्तमान में कितना है? तो 11 है। कितना है? 11 है। अब ये 11वां कौन है ना? 11वां की अगर बात करें तो 86वां संविधान संशोधन। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा 1986 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? तो जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सारा इसका डिटेल्स था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मूल कर्तव्य को संविधान में कईवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां कब हुआ था? तो 1976 में। यह कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। पहले कितना था मूल कर्तव्य? तो 10 था। अभी कितना है? तो 11 को है। 11वां मूल कर्तव्य को कैसे जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन ये 1986 में हुआ था क्या? नहीं, ये 2002 में हुआ था। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 2002 में तो 11वें मूल कर्तव्य था है ना, जो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसे क्या कर दिया गया? तो जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें थे। अब बात करें नरसिम्हन समिति के, है ना, तो नरसिम्हन समिति जो है आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित है। या किससे संबंधित है? यहीं पर लिख देते हैं, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो यह किससे संबंधित है? यह है पंचायती राज समिति से। पंचायती राज व्यवस्था से ये बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आया था, और ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किया था। किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, अगर महालनोबिस समिति की अगर बात करें तो महालनोबिस समिति की बात अगर करल जाए तो ये जो है आपको क्या है? तो राष्ट्रीय आय समिति के गठन किए थे। ये जो है राष्ट्रीय आय समिति से संबंधित है। राष्ट्रीय आय समिति से संबंधित है कौन? तो
पीसी महालनोबिस समिति, महालनोबिस समिति। और बलवंत राय किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, मूल कर्तव्य से। और नरसिम्हन समिति की बात करें तो बैंकिंग सुधार से। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में जो दलीय व्यवस्था है, एक दल है कि दो दल है कि बहुदल है, ये पूछ रहा है। तो भारत में हमारा कैसी है? क्या एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में दलीय व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो कैसी व्यवस्था है? हमारा जो है भारत में ये बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि एक तो राष्ट्रीय पार्टी हम लोग के यहाँ होता है, एक क्षेत्रीय पार्टी होता है, एक राजकीय पार्टी होता है। तो इस तरह जो है 3 स्तर का पार्टी होता है, और तीनों को मिला दीजिए तो एक दल नहीं, दो दल नहीं, बहुदल हो गया, क्योंकि एक दो से अधिक हो गया। इसलिए कैसी पार्टी, कैसी दलीय व्यवस्था हमारी भारत में है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका में अगर पूछे कैसी व्यवस्था है तो द्विदलीय है। वही अगर चीन की बात करें तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चीन में जो है आपको एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है। तो इस सारा चीज का जो है आपको पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ मिलने वाला है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका लिंक। चीन में कैसी है? तो एक दलीय व्यवस्था है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। और स्विट्जरलैंड में अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में हमारा भारत के जैसा ही है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कैसा है? स्विट्जरलैंड में तो हमारा छोड़िए, यहाँ पर स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था, अर्थात भारत के जैसा है व्यवस्था। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको प्रश्न है, तो इसको एक बार याद करिएगा कि भारत में कैसी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। और अमेरिका में कैसी है? द्विदलीय है। चीन में कैसी है? एक दलीय है, मतलब चीन में एक दल रहेगा, एक दल रहेगा। स्विट्जरलैंड में कैसी है? तो बहुदलीय है। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? शीतकाल में, शीतकाल मतलब ठंडे के मौसम में, वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल मतलब गर्मी, है ना। शुष्क ग्रीष्म काल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? मतलब ये जो विशेषता है शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल जो जलवायु है, ये किस प्रदेश की विशेषता? तो कैसी है? मानसूनी है, या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य है, या सवाना है, या भूमध्य सागरीय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कैसी है? तो ये भूमध्य सागरीय है। कैसी है? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? मतलब ये जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, इसमें ये वाला घटना होता है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल की जलवायु, है ना, होती है। तो वह कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय में होती है। कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय में। भूमध्य सागरीय की अगर बात करें तो इसमें जो है रसधार फलों का जो है उपयुक्त माना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु को, भूमध्य सागरीय जलवायु रसदार फलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। रसदार फलों के लिए उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो इस सब स्वर्ग का साफ काफी है। और क्या है? तो भूमध्य सागरीय में, रबर की खेती के लिए उपयुक्त है, खेती हेतु उपयुक्त है।
किसके लिए है? तो रबर के लिए भी है और रसदार फलों के लिए भी है। रबर के लिए और रसदार फलों के लिए, क्योंकि वहां का जो मौसम कैसा होता है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल, है ना, प्रकार की होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर भारत की जलवायु पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, पूछता है क्वेश्चन कि भारत की हमारा जो जलवायु है कैसी है, तो मानसूनी है। मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। और अगर बात किया जाए भारत के तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में, तो भारत की तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, है ना, ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में, के मौसम में वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंड के मौसम में भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में, जिसको हम लोग लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटती हुई मानसून, लौटती हुई मानसून भी कहते हैं, हुई मानसून। ठीक है, तो इसे लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए हमारे लिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपसे मोटिवेट रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। कह सबसे पुराना युग है, युग, युग की बातें की जा रही है यहाँ पे, है ना, कि सबसे पुराना युग, सबसे पुराना युग कौन है? तो कह रहा है क्या आर्कियन युग है, या तो फिर कैम्ब्रियन युग है, या फिर कार्बोनिफेरस युग है, या जुरासिक युग है? बताइए, सबसे पुराना युग ये चारों में से कौन है सबसे पुराना वाला युग? तो सबसे पुराना वाला युग अगर देखा जाए तो ये आपका है आर्कियन युग। क्या है? आर्कियन युग को सबसे पुराना युग माना जाता है। किसको? तो आर्कियन युग को। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना, 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, तो कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष। हमारे जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसको 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, अगर बात किया जाए पृथ्वी की अवस्था को, तो इसको चार अवस्था में बांटा गया है। पृथ्वी को, पृथ्वी को, है ना, युग के अकॉर्डिंग, युग में चार अवस्था में बांटा गया है। चार अवस्था में, चार अवस्था में बांटा गया है, बांटा गया है, बांटा गया है। तो पृथ्वी को युग के अनुसार, युग में जो है कितने में बांटा गया है? तो चार अवस्था में बांटा गया है। और इसी चार अवस्था में अंतिम अवस्था की अगर बात करें तो अंतिम अवस्था में, इसके अंतिम अवस्था में, इसके अंतिम अवस्था, इसके अंतिम अवस्था को, इसके अंतिम अवस्था को दो भागों में बांटा गया है ना। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर इंपोर्टेंट बताने वाले हैं। अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में, भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो होलेसिन युग और प्लेस्टोसिन युग। होलेसिन युग, होलेसिन युग एवं प्लेटोसिन युग, प्लेटोसिन युग, प्लेटोसिन युग। तो इस दो युग में बांटा गया है अंतिम अवस्था को, अंतिम अवस्था को। और मानव एवं स्तनधारी जीव का जन्म जो है इसी में हुआ है। इसमें जो है मानव एवं स्तनधारी, मानव एवं स्तनधारी जीव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति इसी युग में हुई है ना, इसी युग में, युग में हुई है, हुई है। तो अगर पूछे कि मानव, मानव एवं, मानव
एवं स्तनधारी जीव की उत्पत्ति जो है किस युग में हुई है? तो प्लास्टोसिन युग में। किसमें हुई है? प्लास्टोसिन युग में हुई है, प्लास्टोसिन युग में। और अगर बात करें जुरासिक युग में, है ना, तो जुरासिक युग की अगर बात करें तो जुरासिक युग में किसका हुआ है? तो डायनासोर का। किसका? डायनासोर की उत्पत्ति हुई है। जुरासिक युग में डायनासोर की उत्पत्ति, डायनासोर की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो जुरासिक युग में किसका? क्वेश्चन पूछता है कि जुरासिक युग में जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? तो डायनासोर की। अगर पृथ्वी के युग के अनुसार बात किया जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। उसमें अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है होलोसिन और प्लास्टोसिन, होलोसिन और प्लास्टोसिन, होलोसिन युग और प्लास्टोसिन युग। और इसी प्लास्टोसिन युग में जो है मानव एवं स्तनधारी जीव की उत्पत्ति माना जाता है, मानव एवं स्तनधारी जीव की उत्पत्ति माना जाता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और पृथ्वी को युग में 4 अवस्था में बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद आखिर कहते किसको है? मंत्री परिषद, तो देखिए, मंत्री राज्य में भी होता है, केंद्र में भी होता है। और वो जो मंत्रियों का जो समूह रहता है, जैसे रेल मंत्री हो गया, कोयला मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, ये सब क्या है? मंत्रियां हैं। ये सब क्या है? मंत्री है। मतलब जो सीट चुना करके जाता है उसमें कुछ लोग, मतलब लगभग 10% जो है मंत्री पद बनते हैं। कितना? 10% मंत्री के लिए चुनाते हैं उसी में से। तो वो जो एक परिषद होता है उसका, उसी को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कहते हैं। तो कह रहा मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति? क्या राज्यसभा के होता है, लोकसभा के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के? तो ये केंद्र के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, केंद्र वाला में, है ना। तो किसके प्रति? राज्यसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के? तो किसके प्रति रहता है? तो मंत्री परिषद की अगर बात करें तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर वही राज्य में पूछता, अगर राज्य में पूछता तो वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाता। ठीक है, तो ये थी इसका बातें। अगर बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति आपको कौन किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत, अनुच्छेद 75, है ना। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर पूछे कि व्यक्तिगत रूप से अगर लगा दे, व्यक्तिगत रूप से मतलब पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? काफी मस्त क्वेश्चन है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी होता है, यहाँ पर ये नहीं, उत्तरदायी होता है। तो ये जो है होता है आपको प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? तो व्यक्तिगत मंत्री। अगर सिंगल मंत्री की अगर बात किया जाए तो सिंगल मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राष्ट्रपति के। और सामूहिक रूप से मंत्री परिषद अगर पूछे तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करें, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, उसकी नियुक्ति होता है। और नियुक्ति करने के अधिकार जो है किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति महोदय के पास है। और वह किस अनुच्छेद में करता है? तो 75 में। किसमें? 75 में। और लोकसभा की अगर बात करें कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति दायी होता है? लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये जो है आपका
किसके प्रति हो जाएगा, ये जनता के प्रति होता है, किसके प्रति, जनता के प्रति। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर पूछ रहा था कि मंत्री परिषद किसके प्रति, तो लोकसभा, और अगर लोकसभा पूछे किसके प्रति तो जनता के प्रति, क्योंकि लोकसभा में जो चुना के जाता है वह उसको वोट कौन देता है, जनता ही देता है ना, जो कि संसद कहलाता है, संसद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर पंचायत की वित्तीय स्थिति को सिफारिश किससे की जाती है, पंचायत है ना, पंचायत के बारे में अभी बताए थे कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जब पंचायती राज समिति की स्थापना किया गया था त्रिस्तरीय 1957 में नागौर के, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले, और दूसरा बार में जो है आंध्र प्रदेश में। तो कह रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति, वित्तीय मतलब रुपया पैसा वाला है ना, पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है ना, वित्तीय स्थिति मतलब जहां पर जो है उसमें काम लगने वाला पैसा का जहां काम है तो वित्तीय है ना, जहां वित्तीय लग गया तो उसका जो पंचायत का वित्तीय स्थिति का सिफारिश कौन करता है, कौन, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा। तो राष्ट्रपति तो करेंगे नहीं, ये तो केंद्र लेवल का बात हो गया, और पंचायत रहता है गांव में है ना, तो ये राज्यपाल करेंगे, कौन करेंगे, राज्यपाल जो है, कौन करेंगे, तो राज्यपाल जो है पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश करेंगे, पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश कौन करेंगे, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 22, 243 और आई और 22, 243 के आई एंड 243 के 22 में है ना, पंचायत समिति के है ना, राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। 243 के आई और 22 में राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किया गया है, आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, किया गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि 243 आई और 243 वाई, करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 22 में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका गठन जो है कौन करता है, इसकी गठन कौन करता है, इस राज्य वित्त आयोग की गठन, राज्य वित्त आयोग की गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें, आयोग का गठन किसने, कौन करता है, तो हमारे राज्यपाल है ना, महामहिम राज्यपाल महोदय करते हैं, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसी राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है पंचायत या फिर नगर पालिकाओं का जो है वित्तीय लेखा, वित्तीय वित्तीय है ना, वित्तीय का, वित्तीय की स्थिति का जो है सिफारिश किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कर पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे, कौन, राज्यपाल महोदय। अगर बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 22 में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और उसका प्रावधान और उसकी स्थापना कौन करता है, तो राज्यपाल महोदय करते हैं, कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर किस अनुच्छेद के तहत, कौन सी अनुच्छेद है जिसके तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन समझिएगा पहले, कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आ गया यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं, मतलब इसे जो है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत, क्या 40 है, 37 है, 47 है या 44 है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग, किसके द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37 के द्वारा जो है न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, मतलब इसे जो है कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है, किसको, तो नीति निर्देशक तत्व को।
नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व भाग कितना में है, तो भाग आपको 4 में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 36 से 51, 36 से 51 हो जाएगा। 36 से 51 के बीच में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो 40 में क्या है, 40 में जो है पंचायत ग्राम सभा का गठन और शक्ति है ना, ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन तथा शक्ति है, शक्ति का वर्णन है किसमें, तो अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 44 की अगर बात करें, अनुच्छेद 47 की बात करते हैं ना, अनुच्छेद 47 की, तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश है कि वह पोषण स्तर, जीवन स्तर को सुधार करने के लिए राज्य सरकार उपाय करे। इसमें जो है, इसमें राज्य सरकार अपनी जनता के लिए, अपनी जनता हेतु उसके पोषण स्तर पर है ना ध्यान देना, और इसमें अगर कमी पड़े तो तरह तरह के जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है नियम कानून चला करके, योजना चला करके इसे दूरी करने का अधिकार है। अगर बात करें 44 के, है ना, तो अनुच्छेद 44 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो है समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो किसमें है, 44 में है। देखिए दोनों समान है, याद करने का ट्रिक, दोनों समान है, मतलब 4 समान है तो समान नागरिक संहिता हो गया, 4 समान है तो समान नागरिक संहिता हो गया। ठीक है, तो 40 में क्या है जी, 40 में जो है आपको 40 में क्या है, तो ग्राम सभा का गठन तथा शक्ति का वर्णन करता है ना, ग्राम सभा का शक्ति और उसके गठन के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 40। 37 की अगर बात करें तो राज्य सरकार अपनी जनता हेतु उसके पोषण स्तर पर ध्यान रखेगा कि जो है उसका पोषण स्तर है कि नहीं, या फिर बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहा है, कुपोषण का शिकार नहीं हो रहा है। 44 की अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी कितना में, तो 44 में। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है मनुष्य में, उसको समाप्ति के लिए एक लक्ष्य रखा गया है ना, तो उस लक्ष्य का जो है कब तक रखा गया है ये पूछा जा रहा है। क्या 2022 तक, 2026 तक, 2030 तक, 2032 तक। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का ये लक्ष्य रखा है, ठीक है, तो ये रखा है 2030 तक, 2030 तक, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको टोटल मटेरियल जो है आपको फ्री में उपलब्ध कराना है। और इसी चैनल पर आपको सारी व्यवस्था मिलने वाली है, जैसे कि बिहार एसएससी का भी योद्धा सीरीज चलाया जा रहा है, ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ ही दिनों में हम आपके लिए करंट अफेयर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए आ जाएगा और बिल्कुल उसी तरह से आएगा जिस तरह से ये पढ़ा रहे हैं, है ना, उसी तरह से उसका जो है निचोड़ लाया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आवे और जानकारी भी खूब अच्छी तरीके से हो। तो भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने की लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2030 तक। हेपेटाइटिस बी को कब तक समाप्त करेगा, 2030 तक इसको समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन कराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर से लाया हूं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, क्या गंडक पर है, गोदावरी पर, कृष्णा पर, तुंगभद्रा पर। तो ये जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है आपको किस पर है बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए।
तो ये किस पर हो जाएगा आपको, कृष्णा नदी पर। किस पर होगा, कृष्णा नदी पर जो है यह नागार्जुन सागर परियोजना है। गंडक की अगर बात करें तो गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर, गंडक नदी पर है। पूछता है क्वेश्चन कि गंडक परियोजना किस पर है, तो गंडक नदी पर। और ये जो नागार्जुन परियोजना है, नागार्जुन परियोजना ये किस राज्य में है, नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना किस राज्य में है, किस राज्य में है बताइए। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन परियोजना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और गंडक परियोजना कहाँ है, तो गंडक नदी पर है। और गंडक परियोजना की अगर बात करें तो यह बिहार और यूपी को लाभान्वित करता है। गंडक परियोजना किसको लाभान्वित करता है, लाभान्वित किसको करता है, तो बिहार प्लस यूपी को, बिहार प्लस यूपी को गंडक परियोजना क्या करता है, लाभान्वित करता है ना, सिंचाई के लिए जो है कार्य करता है। तुंगभद्रा परियोजना की अगर बात करें तो यह जो है तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना किस पर है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना किस पर है, तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना किस पर है, तो तुंगभद्रा नदी पर है। और ये तुंगभद्रा जो परियोजना है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। तुंगभद्रा जो परियोजना है यह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, कर्नाटक के क्षेत्रों में, के क्षेत्र में आता है। दोनों राज्य में आता है, में आता है। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर। गंडक परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर। गंडक परियोजना गंडक नदी पर। नागार्जुन परियोजना किस पर है ना, तो नागार्जुन परियोजना किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इस गंडक से जो है कौन कौन लाभान्वित होता है, तो बिहार और यूपी, बिहार और यूपी। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। और ये तुंगभद्रा परियोजना जो है कहाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है यह परियोजना। कौन सा, तो तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, आगे बढ़े। कर भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। अब जानिए, विधि निर्मात्री मतलब जो कानून निर्मात्री, मतलब कानून बनाने वाला कौन है, कानून बनाने वाला कौन है, कौन, संसद है या नीति आयोग है या राष्ट्रीय विकास परिषद है या कार्यपालिका है। तो बताइए विधि कौन बनाता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हल्का भी है। तो विधि बनाने का जो अधिकार है किसके पास है, तो ये हमारे संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। अगर संसद के अंग की बात किया जाए, संसद के अंग की, तो संसद यहाँ पर हम लिखते हैं संसद, और इसके 3 अंग है। इसके कितने अंग है, 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग है। कौन कौन है, तो सबसे पहले जो है आपको लोकसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा है, और कौन है, तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला दीजिएगा तो संसद बन जाएगा, और तीनों हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। तो बात करें कि संसद की, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका फार्मूला एक होता है, इसका ट्रिक होता है अनुच्छेद से संबंधित। इसकी ट्रिक यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है आपको सरल, सरल सरल। सात से संसद हो गया, राज से राज्यसभा हो गया, लौ से लोकसभा हो गया। और इसका क्या होता है, तो 79 होता है, 80 होता है और 81 होता है। 79, 80 और 81। तो 7 से संसद हो गया, या किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है, अनुच्छेद 79 में हो गया। और राज से हो गया राज्यसभा, तो ये हो गया 80 में। और ला से हो गया लोकसभा, तो ये हो गया 81 में, है ना। तो ये सारा जो है अनुच्छेद से संबंधित था। तो इस तरह से जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नीति आयोग की अगर बात किया जाए
तो नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो नीति आयोग यहां पर लिख देते हैं हम, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। कब हुआ है ना, कब हुआ है, तो यह भी बहुत जानना जरूरी है। तो कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करें, विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना शायद 1952 में हुआ था। अगर मैं सही हूं तो बहुत अच्छा, 1952 में हुआ था, 1952 में इसकी स्थापना इसलिए किया गया था, है ना। इसकी स्थापना अगर बात करें, इसकी स्थापना योजना आयोग के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु किया गया था। ठीक है। तो ये सारा जो है आपका पॉइंट है। तो इसको एक बार हम समझाते हैं, आप लोग समझिए। सबसे पहले कि भारत में विधि निर्माता मतलब कानून बनाने वाला कौन है, तो हमारे संसद है। संसद में कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा किस अनुच्छेद में है, 81 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में, 80 में है। संसद किस में है, 79 में है। इसका ट्रिक यहाँ पर लिख दिया है। अब बात आ गई नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है योजना आयोग के स्थान पर। पूछ सकता है कि किसके स्थान पर हुआ था, योजना आयोग की स्थापना पर कब हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है ना। अब बातें हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों किया गया है, कब किया गया है, तो 1952 में किया गया है। और इसकी स्थापना योजना आयोग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य मतलब जैसे कि योजना आयोग ने कहा कि इस बार जो है गरीबी को दूर भगाना है, तो उस गरीबी को दूर भगाने में विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद भी लग जाएगा कि उसको कैसे दूर भगाना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन, सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन। बताइए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताइए फटाफट। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी, काइटिन की बनी होती है। कवकों के अध्ययन की अगर बात करें, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, है ना। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और कवक द्वारा उत्पन्न विष को एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न विष को क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन। कवक द्वारा उत्पन्न विष को क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। ठीक है। अगर बात करें पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये जो है आपको सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। किसके, सेल्यूलोज की। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर कवक की पूछे तो कवक काइटिन, का से कवक, का से काइटिन, का से कवक और का से काइटिन। सेल्यूलोज के बारे में अगर देखें
तो ये पादप की कोशिका भित्ति रहती है ना। कोशिका भित्ति मतलब उसका आवरण, है ना, उसका आवरण, उसका दीवार। तो पादप की कोशिका भित्ति अगर पूछे तो सेलुलोज हो जाएगा, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज हो जाएगा। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर शैवाल के अध्ययन की बात की जाए, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या करा है? करा लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज की अगर बात करें तो लौरिया अरेराज क्या है? क्या स्तंभ लेख है, शिलालेख है, मोहर है, सिक्का है, क्या है? बताइएगा। लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज, तो लौरिया अरेराज की अगर बात करें तो यह एक स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख है। लौरिया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख है। अगर बात करें, है ना, लेख की, तो सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने कुल 7, है ना, 7 लेख को जारी किया था। 7 लेख, 7 स्तंभ लेख, सॉरी, 7 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख जारी किया था, जारी किया। तो स्तंभ लेख अगर पूछे कितना जारी किया है अशोक के द्वारा, तो टोटल 7 गो, टोटल 7 गो। अगर लौरिया अरेराज की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध किस जिला से है? लौरिया अरेराज का संबंध, लौरिया अरेराज का संबंध, अरेराज का संबंध जो है किससे है? तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। किससे संबंधित है? पूर्वी चंपारण मोतिहारी, मोतिहारी से संबंधित है। और यह अरेराज पर, है ना, इस पर जो है सिंह, इस पर लौरिया अरेराज की अगर बात करें तो लौरिया अरेराज पर जो है शीर्ष के पर जो है शेर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? तो आपको शेर की मूर्ति है। इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर, शीर्ष पर शेर की मूर्ति है, शेर की मूर्ति है। किस पर? तो लौरिया अरेराज जो है, जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में पड़ता है, उसके शीर्ष पर किसका जो है, कौन सी जानवर का जो है शीर्ष है? तो ये शेर का है। किसका है? शेर का है। किसका है? शेर का है। अगर बात करें कि इस कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को, है ना, कौशाम्बी, कौशाम्बी लघु स्तंभ को, लघु स्तंभ लेख को, लघु स्तंभ लेख को क्या कहते हैं? तो इसे जो है रानी का अभिलेख कहते हैं। रानी का अभिलेख, अभिलेख कहते हैं, कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो रानी का अभिलेख कहा जाता है। किसको? तो कौशाम्बी के लघु स्तंभ को, कौशाम्बी के लघु स्तंभ को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें अशोक की रानी का, क्योंकि इसमें, इसमें अशोक के रानी, अशोक की रानी यानी पत्नी, अशोक की रानी कारुवाकी, क्या नाम था? कारुवाकी, कारुवाकी एवं उसके बेटे, एवं उसके बेटे, उसके बेटे, उसका बेटा का नाम क्या था? उसके बेटे जो है तीवर, उसके बेटे तीवर का वर्णन है, तीवर का वर्णन है, उसके बेटे तीवर का वर्णन है। किसमें? तो आपको किसमें? कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में। और कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी लघु स्तंभ को क्या कहते हैं? तो रानी का अभिलेख कहलाता है। रोमन देवी, रोमन देई अभिलेख को क्या कहते हैं? रोमन देई, रोमन देई अभिलेख को, अभिलेख, रोमन देई अभिलेख को क्या कहते हैं? को आर्थिक अभिलेख, है ना, आर्थिक अभिलेख के रूप में जाना जाता है। आर्थिक अभिलेख, अभिलेख कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमनदेही अभिलेख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आर्थिक अभिलेख। रोमनदेही अभिलेख पूछ देगा क्वेश्चन कि आर्थिक अभिलेख किसको कहते हैं? तो रोमनदेही अभिलेख को।
रुमंदेई अभिलेख को। और कौशाम्बी लघु अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख, क्योंकि उसके रानी कारुबाकी और बेटा का नाम क्या था? तो आपका क्या नाम था उसका बेटे का नाम? कारुबाकी, एवं उसके बेटे का तिबर, है ना, उसका बेटा का नाम तिबर था, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और सम्राट अशोक ने कितने स्तंभ लेख जारी किए थे? तो 7 गो। और ये लौरिया अरेराज का जो संबंध है, लौरिया अरेराज जो पूछा गया है, यह पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी से संबंधित है। और इसके शीर्ष पर किसका है? तो शेर की मूर्ति का, शेर की मूर्ति का है। सुगंध आ रहा है, शेर की मूर्ति का है। अगला क्वेश्चन, कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण, जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं, उसका परीक्षण किया जाता है, अर्थात टेस्ट। परीक्षण मतलब टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट का क्या नाम है? क्या बायोप्सी है, आयोप्सी है, उत्तक संवर्धन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बायोप्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोप्सी हो जाएगा। इस बायोप्सी में जो है कैंसर की जांच किया जाता है। और बायोप्सी में शरीर की कोशिका का, बायोप्सी प्रक्रिया की अगर बात करें तो इस बायोप्सी प्रक्रिया में कोशिका का सैंपल लिया जाता है। कोशिका का सैंपल लिया जाता है। और इस कोशिका के सैंपल के माध्यम से उस व्यक्ति में कैंसर है या नहीं, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है। कैंसर की अगर अध्ययन की बात करें तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी कहलाता है। ओन्कोलॉजी, है ना, क्या कहलाता है? कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर जब हो जाता है, कैंसर में शरीर की कोशिका में असाधारण वृद्धि होती है। असाधारण वृद्धि हो जाती है। असाधारण वृद्धि होती है। मतलब जो शरीर को सेल चाहिए उससे ज्यादा सेल बनने लगती है शरीर में, तो उसी में क्या होता है? कोशिका का लक्षण हो जाता है, सॉरी, कैंसर का लक्षण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला करा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि क्या बहादुर शाह प्रथम ने दिया था, अकबर द्वितीय ने, या ब्रिटेन की महारानी ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ये बताना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिए थे आपको अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था, है ना। एक डायलॉग की फिल्म में, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो बिल्कुल सही बात है, राजा का बेटा राजा बनना भी नहीं चाहिए। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इन्होंने जो है मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, है ना, मूर्ति पूजा और क्या था? मूर्ति पूजा के साथ साथ जो है जाति प्रथा है ना, का विरोध किया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था? तो उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो राजा राम मोहन राय हैं। अगर राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही
1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो है सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत हुआ है ना। सती प्रथा का अंत जो है इन्हीं के प्रयास से हुआ, इन राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। तो इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में। ये कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना ये कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में है ना। ये जो है आपको किए थे। ठीक है, तो एक बार रिपीट करिएगा। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की और सारी उपलब्धियां हैं, जैसे मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किए थे। राजा राम मोहन राय ने प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब? 1815 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना, कहाँ है बताइए? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ की अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो ये जो है आपका कहाँ है? आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना की अगर बात करें, यूनिसेफ की स्थापना UNICEF, यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। इसका अगर नाम देखें तो इसका जो नाम है संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। इसका जो नाम है क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है ना। यूनिसेफ को है ना नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो कब मिला है? तो नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1965 में, 1965 ईस्वी में मिला है। और बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब मिला है? तो 1989 ईस्वी में। और प्रिंस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार इसे भी मिला है। प्रिंस ऑफ एस्टूरियस है ना अवार्ड, ये कब मिला है? तो 2006 में। कब मिला है? 2006 ईस्वी में। तो इसे 3 पुरस्कार मिला है। टोटल कितना मिला है? 3 पुरस्कार मिला है। और ये बच्चों को कल्याण के लिए जो है कार्य करता है। कौन? यूनिसेफ। और इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसका हिंदी नेम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। अगला क्वेश्चन करा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत लड़ाई लड़ी थी? यहाँ भूमिगत कर दीजिएगा। भूमिगत लड़ाई लड़ी थी तो कौन? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत लड़ाई लड़ी थी? तो इन चारों में से बताना है कि किसने लड़ी थी। तो ये थे आपको जयप्रकाश नारायण है ना। जयप्रकाश नारायण हुए वैसे व्यक्ति हैं जिनको हाजीपुर जेल में रखा गया था। हाजीपुर जेल में रखा गया था। और ये हाजीपुर जेल से
दीवार के फान करके भाग खड़े हुए थे। ऐसे क्रांतिकारी थे जो दीवार से फान करके भाग गए थे। आखिर हुआ था क्या? तो होने की जो घटना है, क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो ये हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 में जो है बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन जो हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 में आह्वान हुआ है ना, आह्वान हुआ। इसी आह्वान से जो है अंग्रेजों ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। इसी आह्वान से, इसी आह्वान से मतलब घोषणा, इसी घोषणा से ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, चलाया गया। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत चलाया गया है ना, जिसके तहत, जिसके तहत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को, कांग्रेसी नेता को, कांग्रेसी नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, कर लिया गया। और उसी में से एक आपको कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, उसी में से एक जयप्रकाश नारायण थे। और इस जयप्रकाश नारायण जी को जो है, जयप्रकाश नारायण जी को जो है कहाँ रखा गया था, तो हजारीबाग में, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को, नारायण को कैद कर, कैद कर हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में, जेल में रखा गया, रखा गया। और ये क्या किए कि दीपावली के दिन था, ये क्या थे, दीपावली के दिन था 9 नवंबर, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली के दिन पूछता है क्वेश्चन है ना, कि कौन सा दिन था हुआ जिसमें, जिस समय जयप्रकाश नारायण भागे थे, वो दीपावली का समय था। दीपावली के दिन ही, दिन ही जेल भाग, जेल तोड़कर, जेल फांद कर है ना, फांद कर भाग गए, भाग गए। मतलब अंग्रेजों को जो है चकमा देकर के क्या किए, तो वो निकल गए, भाग गए। अब निकल के कहाँ गए, तो चल गए नेपाल। कहाँ गए, तो नेपाल चल गए और वहां आजाद दस्ता का गठन किया है ना। भागकर, यहाँ लिखते हैं कि भागकर जो है नेपाल गए, नेपाल गए और आजाद दस्ता है ना, आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन, का गठन कब, तो 1943 में, 1943 ईस्वी में किए। तो आजाद दस्ता का गठन कब किया गया, तो 1943 ईस्वी में। और अंतोगतवा क्या हुआ, तो मुखबिरी कोई कर दिया और अंग्रेजों ने इनको जो है गिरफ्तार करके नेपाल से इनको कहाँ भेज दिया, तो कलकत्ता भेज दिया। कहाँ भेज दिया, कलकत्ता, ठीक है। और आजाद दस्ता का जो ये निर्देशक बनाए थे नित्यानंद राय को, है ना, कौन थे, नित्यानंद। इस आजाद दस्ता के जो निदेशक थे नित्यानंद सिंह थे। इसके निदेशक यहाँ पर लिख देते हैं, निदेशक कौन थे, तो नित्यानंद सिंह, नित्यानंद सिंह थे, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है अंदर से जाकर के कि आजाद दस्ता का जो गठन हुआ था तो उसका निदेशक किसे बनाया गया था, प्रशिक्षण किसे बनाया गया था, तो नित्यानंद सिंह को। और जयप्रकाश नारायण जी को क्या कर लिया गया था, तो गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा कांवर ताल झील कहाँ अवस्थित है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांवर ताल झील, तो ये जो है आपका बिहार में है ना। बिहार के कौन से जिला में है, तो कांवर ताल झील की अगर बात करें, कांवर ताल झील ये आपको बेगूसराय में, कहाँ है, बेगूसराय में। कांवर ताल झील कहाँ है,
तो बेगूसराय में स्थित है। कांवर ताल झील बिहार के बेगूसराय में। इसे है ना कांवर ताल झील को इसे रामसर स्थल के रूप में जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, के रूप में घोषित किया गया है। तो रामसर स्थल के रूप में जो है किसे घोषित किया गया है, तो आपको बिहार के कांवरताल झील को, बिहार के कांवरताल झील के। और इस है ना इस कांवरताल झील जो है इसके आसपास को, इसके आसपास जगह को है ना आसपास जगह को पक्षी बिहार कहा गया है। पक्षी बिहार कहा गया है, ठीक है, कहा गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जहरीली गैस है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑटोमोबाइल से जो निकलने वाली गैसी है, हानिकारक गैसी है, वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ऑटोमोबाइल से है ना अधजला, ऑटोमोबाइल से है ना अपूर्ण दहन इसको कहते हैं। अपूर्ण दहन मतलब ठीक ठाक से जला नहीं। अपूर्ण दहन से CO की है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को है ना कम कर देती है ना, जिससे क्या होता है, मनुष्य को दमा हो जाता है और उसकी मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। ठीक है। CO, अगर बात करें CO को N2 से मिला दीजिएगा तो ये बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या बन जाता है? प्रोड्यूसर गैस। क्वेश्चन पूछता है ना, प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। और इसी में अगर CO को H2 से मिला दीजिएगा तो इसे कहते हैं जल गैस। जल गैस कहलाता है ना। क्या कहलाता है? जल गैस, या फिर इसको वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस कहते हैं। ठीक है। तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस और CO प्लस H2 हो जाएगा वाटर गैस हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये 80 तक जो हो चुका है, इसके बाद कल 80 से 81 से 100 तक होगा। तो आप लोग वीडियो बने रहिए। यह वीडियो प्रतिदिन आपको 6 बजे शाम में अपलोडिंग होगा। आप उसके बाद दिन भर बात कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।